प्यारे विद्यार्थियों, इस विकट परिस्थिति में घर पर रहकर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस हेतु कक्षा 12 जीव विज्ञान के वीडियो बनाने का प्रयास मैंने प्रारंभ किया है। कक्षा 12 जीव विज्ञान में कुल 10 इकाइयाँ हैं। 5 इकाई वनस्पति विज्ञान की और 5 इकाई जंतु विज्ञान की। सर्वप्रथम हम वनस्पति विज्ञान की इकाइयों से चलेंगे। उसमें भी प्रथम इकाई जो है वो है आवृतबीजी पादपों में जनन व विकास। इस इकाई में कुल 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय से हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं वह है आवृतबीजी पादपों में जनन। पाठ में जनन से संबंधित कुछ मूलभूत तथ्य बताए गए हैं, उन पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये शब्द आता है आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी का अभिप्राय है ऐसे पादपों से जिनमें बीज फलों द्वारा आवृत यानी ढके हुए रहते हैं। ऐसे पादप जिनके बीज फलों से ढके हुए रहते हैं वो आवृतबीजी कहलाते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए नाम है एंजियोस्पर्म। सर्वाधिक विकसित पादपों की श्रेणी में यही पादप आते हैं। अध्याय के शुरू में लिखा एक और शब्द आया है जिस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए, वो है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समस्त पादपों में, चाहे वो थैलोफाइट हो या ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, सभी में 2 प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। 2 प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। एक पीढ़ी ऐसी होती है जिसमें पादप शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उस पीढ़ी को हम लोग युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमीटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। जबकि दूसरी पीढ़ी ऐसी है जिसमें पादप शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n यानी द्विगुणित होती है। इस द्विगुणित पीढ़ी को बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। पादपों में बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी एक दूसरे में अंतरित होती रहती है, अर्थात बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करती है और युग्मकोद्भिद पीढ़ी से पुनः बीजाणुद्भिद का विकास होता है। इसको हम सरल आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं। ये मैंने लिखा है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। इसमें जो पादप शरीर होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, इसलिए 2n ब्रैकेट में लिखा है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी का नाम इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण जिन संरचनाओं में होता है उन संरचनाओं के लिए नाम आता है बीजाणुधानियाँ। स्पोरेंजियम, बीजाणुधानियाँ। बीजाणुधानी के अंदर कोशिकाएं होती है, द्विगुणित कोशिकाएं, उनके लिए नाम प्रयुक्त होता है बीजाणु मातृ कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल। बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बीजाणुओं का विकास होता है। अंग्रेजी में इनके लिए नाम आता है स्पोर्स। चूँकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की तुलना में आधी अर्थात n हो गई, और n प्रारंभ होते ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी का प्रादुर्भाव हो जाता है। बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकाएं हैं और इसका निर्माण होता है बीजाणुद्भिद पीढ़ी द्वारा। इसका निर्माण होता है। बीजाणु आते ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रारंभ हो गई। बीजाणु विकसित होकर बहुकोशिकीय संरचना निर्मित कर सकते हैं, तो उस बहुकोशिकीय संरचना को हम लोग
नाम दे देते हैं युग्मकोद्भिद। यद्यपि युग्मकोद्भिद का प्रारंभ बीजाणु से ही हो गया है, तो भी हम लोग इसको अलग से और निरूपित कर सकते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी नाम से स्पष्ट है कि युग्मकों को उत्पन्न करने वाली पीढ़ी है। वह पीढ़ी जो युग्मक बनाएगी उसको कहेंगे युग्मकोद्भिद पीढ़ी। गैमेटोफिटिक जनरेशन, जो गैमेट्स बनाती है। आप सभी को ज्ञात ही है कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो ये नर युग्मक मेल गैमिट और मादा युग्मक अब जब युग्मकों का संलयन होगा तो पुनः द्विगुणित पीढ़ी स्थापित हो जाएगी। युग्मकों के संलयन से जो संरचना बनती है उसके लिए नाम आता है युग्मनज। युग्मनज बनते ही बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। ये क्रिया जो हुई है उसके लिए हमने नाम दिया युग्मक संलयन। तो युग्मक संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का विकास हुआ है। युग्मनज बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है और बीजाणु जो थी वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। युग्मनज के विकास के फलस्वरूप बहुकोशिकीय या कुछ कोशिकीय बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार से पीढ़ी एकांतरण है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि बीजाणुद्भिद अलैंगिक जनन द्वारा युग्मकोद्भिद बनाते हैं और युग्मकोद्भिद लैंगिक जनन द्वारा बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बीजाणुद्भिद अलैंगिक पीढ़ी है क्योंकि यह अलैंगिक जनन करती है, जबकि युग्मकोद्भिद लैंगिक जनन करती है। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन होता है। क्योंकि ये कार्य युग्मकोद्भिद पीढ़ी द्वारा हो रहा है, इसलिए यह लैंगिक जनन करने वाली पीढ़ी भी। तो इस प्रकार से दोनों एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में एकांतरित होती रहती हैं। अब पादप शरीर का जो मुख्य शरीर है वो किस पीढ़ी को निरूपित करता है, किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, उस आधार पर पीढ़ी एकांतरण 3 प्रकार का होता है। पीढ़ी एकांतरण स्वयं 3 प्रकार का। विकसित पादप जिसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं उनमें मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। और जो हम लोग पेड़ पौधे वगैरह देखते हैं वो आपको जैसे शुरू में मैंने कहा था वो सभी आवृत बीजी पादप हैं और उनमें तो वो बीजाणुद्भिद अवस्था हम लोग उसकी देखते हैं। मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निरूपण कर रहा है और उसके अंदर युग्मकोद्भिद पीढ़ी बहुत ही राशित अल्पजीवी होती है और पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर ही आश्रित रहती है। तो ऐसे पादप जिनका मुख्य पादप शरीर द्विगुणित पीढ़ी को निरूपित करता है उस पीढ़ी एकांतरण को हम लोग कहते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या द्विगुणितक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण। तो ये आवृत बीजी पादपों में द्विगुणितक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण होता है या हम लोग कहेंगे डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। दूसरा इसके ठीक विपरीत, यदि मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद हो और बीजाणुद्भिद उसी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो, अल्प समय के लिए बने और जो बनता है बीजाणुद्भिद वो पूर्णतया युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, तो उस पीढ़ी एकांतरण हम लोग कहेंगे अगुणितक या हैप्लॉन्टिक प्रकार का, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है। ये मुख्यतः थैलोफाइट्स जिनमें शैवाल आते हैं उनमें इस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण होता है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दोनों ही पीढ़ियाँ लगभग समान अवधि की होती है, दोनों ही पीढ़ियाँ समान अवधि की होती है और उनमें ब्रायोफाइट्स में तो युग्मकोद्भिद ही होता है मुख्य पादप शरीर और बीजाणुद्भिद उस पर आश्रित होता है, लेकिन बीजाणुद्भिद भी फुट सीटा कैप्सूल में विभेदित होता है और एक बड़ी कायिक संरचना इसकी बनती है। और टेरिडोफाइट्स में दोनों ही स्वतंत्र जीवी पीढ़ियाँ होती है, युग्मकोद्भिद भी स्वतंत्र होता है और बीजाणुद्भिद भी स्वतंत्र होते हैं। दोनों पीढ़ियाँ लगभग समान अवधि की होने के कारण से
इसको हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का पीढ़ी एकांतर, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसमें दोनों ही पीढ़ियाँ लगभग समान अवधि की हैं। तो ये पीढ़ी एकांतरण के बारे में आपको मैंने स्पष्ट किया है। अब अगली जो बात आती है वो जनन। जनन का अर्थ है रिप्रोडक्शन, अंग्रेजी में कहेंगे। जनन मतलब किसी जीवधारी द्वारा अपने समान जीव को उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। ये हम लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। जनन में जीव अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और यूँ कहें तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए अपने समान संतति को उत्पन्न करते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, और दूसरा अलैंगिक जनन जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। लैंगिक जनन में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है। ये घटनाएं जिस जनन में उसको लैंगिक जनन कहेंगे, और जिसमें ये घटनाएं नहीं उसको कहेंगे अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो घटनाएं होती है, एक युग्मक बनेंगे और दूसरा युग्मकों का संलयन होगा, युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन होगा। तो ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन दोनों घटनाएं होती है वो लैंगिक जनन की क्रिया कहलाती है। और अलैंगिक जनन जिसमें युग्मक निर्माण और अथवा युग्मक संलयन की घटना नहीं हो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। इसमें और अथवा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि कुछ जीवों में युग्मक तो बन जाते हैं परंतु युग्मकों का संलयन नहीं होता, तो भी वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन हुआ है। तो जिनमें दोनों ही घटना हो, अनिवार्य रूप से युग्मक भी बने और युग्मकों का संलयन भी हो, उसको हम लैंगिक जनन कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिनमें युग्मकों का निर्माण ही नहीं हुआ तो युग्मक संलयन का प्रश्न ही नहीं उठता है। और यदि युग्मक निर्माण हो गया परंतु किसी कारण से युग्मक संलयन हुए बगैर ही जो अनिषेचित युग्मक है उन्हीं से जीव का उत्पन्न हो गया तो वो भी अलैंगिक जनन की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब युग्मक निर्माण के बारे में कुछ स्पष्ट करना आवश्यक है। युग्मक होते क्या हैं? युग्मक लैंगिक जनन में भाग लेने वाली अगुणित कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो अगुणित हैं यानी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या n है और वो जो लैंगिक जनन में भाग लेंगी उन्हें युग्मक कहेंगे हम लोग। युग्मक के लिए शर्त है कि वो अगुणित होंगे, ये निश्चित है। अगुणित होते हैं युग्मक, ये आवश्यक शर्त है। अब उसको बनाने वाली कोशिका स्वयं द्विगुणित भी हो सकती है, अगुणित भी हो सकती है। यदि युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं द्विगुणित है तो युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होगा। यानी युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं जिसको हम युग्मक मातृ कोशिकाएं बोल देते हैं, वो यदि स्वयं 2n है तो युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होगा, जैसे अधिकांश जीवों में होता है, जंतुओं में ऐसा ही होता है। और यदि युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं अगुणित हैं तो युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन से होगा। जैसे इस चित्र में हमने अभी देखा था, युग्मकोद्भिद से नर युग्मक मादा युग्मक बन रहे हैं और ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी स्वयं अगुणित है तो इसकी कोशिकाएं अगुणित है। इसकी कोशिकाएं अगुणित है तो इससे जो युग्मक बनेंगे वो समसूत्री विभाजन से ही बनेंगे। ठीक है। बहुत सारी किताबों में और इस किताब में भी ये लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन की आवश्यक घटना में अर्धसूत्रण बोला है। अर्धसूत्रण लैंगिक जनन की आवश्यक घटना नहीं है। लैंगिक जनन की आवश्यक घटना है युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन। अब युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से भी हो सकता है, समसूत्री विभाजन से भी हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं कैसी हैं। युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं यदि 2n है तो युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होगा। जंतुओं में ऐसा ही होता है, मानव में भी ऐसा ही होता है। जबकि पादप जो अधिकांश होते हैं उनमें युग्मक समसूत्री विभाजन से बनते हैं। क्यों? क्योंकि युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं अगुणित होती हैं। पादपों में अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु निर्माण के समय होता है, तो पादप में बीजाणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से, न कि युग्मक। ये बात ध्यान रखनी आवश्यक है।
ठीक है। तो इस पाठ में जैसे हम देखते हैं, इसमें इस बात पर मुझे आपत्ति है पूर्ण रूप से, जैसे इसमें लिखा है, जनन की इस विधि में लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं अर्थात अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन। यहाँ पे अर्धसूत्रण की जगह युग्मक निर्माण लिखेंगे हम। युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है। अलैंगिक जनन या असंग जनन भी इसको नहीं कहेंगे, अलैंगिक जनन ही कहेंगे। अब अलैंगिक जनन क्या होगा? अलैंगिक जनन अभी स्पष्ट किया, जिसमें युग्मक निर्माण नहीं होगा और निर्माण हो गया तो उसमें युग्मक संलयन नहीं होगा, तो हम कहेंगे ऐसी जनन जिसमें युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन नहीं होता है, उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। अब इस पाठ में अलैंगिक जनन पादप आवृत्ति पादपों में अलैंगिक जनन के दो प्रकार बताए गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला नाम इसने दिया अनिषेक बीजता, और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। इस अध्याय में मुख्य जो जोर दिया गया वो कायिक प्रवर्धन पर है, जिसको कायिक जनन भी कह सकते हैं। अनिषेक बीजता के शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है, बिना निषेचन के बीज बनना। बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है। इसमें बीज तो बना है, लेकिन वो बीज बिना निषेचन के बने, यानी युग्मक संलयन नहीं हुआ। निषेचन और युग्मक संलयन को हम लोग एक प्रकार से हम लोग पर्यायवाची मान सकते हैं। तो बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। कायिक प्रवर्धन, अब ऐसा जनन या कायिक जनन कह दो चाहे कायिक प्रवर्धन, ऐसा जनन जिसमें नव पादप का विकास या संतति का विकास पादप के किसी कायिक अंग से हुआ है। अब कायिक अंग कौन से होंगे? तो बीज के अलावा जितने भी अंग है वो सब कायिक अंग की श्रेणी में हम लोग मान सकते हैं। तो परिभाषा यूँ भी कह सकते हैं कि बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले पादप को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से नव पादप या नया पादप विकसित होने की क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और उस अंग विशेष के लिए नाम आएगा कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, और उस कायिक प्रवर्धन के लिए नाम आएगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ठीक है। तो कायिक जनन में जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे पादप है जिनमें बीज बनते ही नहीं है, जैसे गुलाब है, आलू है। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, गुलाब की टहनी को ही काट कर अन्यत्र रोपित करते हैं, जिससे नया पादप बन जाता है। तो उसमें वो कायिक अंग जो गुलाब की टहनी है उसको हम कहेंगे कायिक प्रवर्ध, और उससे नया पौधा जो बन गया अन्यत्र रोपित करके हमने नया पौधा उगा दिया, इस क्रिया को हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन और अनिषेक बीजता के बारे में आपको मैंने आज बताया। कल हम लोग इसको और विस्तार से देखेंगे। कायिक प्रवर्धन के अनेक प्रकार बताए गए हैं, कायिक, प्राकृतिक और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।